Hello friends, hope you all are doing good. So today we are going to discuss about interpretation of statutes. Here are some subtopics on which we will be talking today. Meaning of interpretation of statutes, kinds of statutes, need and object of interpretation, rules of interpretation of statutes. Meaning of interpretation of statutes. स्टैच्यूट का मतलब होता है एक्ट। लॉ मेकिंग बॉडी कोई भी कानून बना देती है तो उसको हम एक्ट भी बोल सकते हैं, स्टैच्यूट भी बोल सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक्ट वर्ड का यूज़ किया जाता है, स्टैच्यूट वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता है, बट दोनों का मतलब सेम है। आप एक्ट भी बोल सकते हो और आप स्टैच्यूट भी बोल सकते हो, ठीक है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है जो एक्ट बनाया है उसको समझना, उसके अंदर जो प्रोविजंस लिखे हुए हैं, जो प्रावधान लिखे हुए हैं उनको समझना कि लॉ मेकर क्या बात कहना चाह रहा है, उसका क्या इंटेंशन है इस लॉ को बनाने के पीछे, उसकी इंटेंशन को समझना इंटरप्रिटेशन कहलाता है। इंटरप्रिटेशन कौन कौन करता है? एडवोकेट्स, जज, सीएस, सीए और क्वाजी कोर्ट्स। काइंड्स ऑफ स्टैट्यूट्स: कोडिफाइंग लॉ, डेक्लेरेटरी लॉ, रेमेडियल, अमेंडिंग, कंसोलिडेटिंग, एनेबलिंग, डिसेबलिंग एंड पीनल लॉ। ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैट्यूट्स हैं। सबसे पहला कॉडिफाइंग लॉ। कोई एक लॉ है जिसे अभी तक ना लिखा नहीं गया है, वो अनलिखित है, वो सिर्फ बना हुआ है, लेकिन उसे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं समझा हुआ है कि हम ना उसको लिखें, बस वो वैसे ही बना दिया है, ठीक है, ऑरली बना दिया है। तो उस एक ऐसा लॉ जो उस ऑरली बनाए गए लॉ को कोडिफाई कर दे, उसको हम बोलते हैं कोडिफाइंग लॉ। नेक्स्ट, डेक्लेरेटरी लॉ। एक ऐसा लॉ जिसके अंदर हमें ना एक्सप्लेनेशंस दी गई हो चीज़ों की, जैसे फॉर एग्जांपल जनरल क्लॉजेस एक्ट। इसके अंदर ना छोटे छोटे वर्ड्स की, बहुत सारे वर्ड्स हैं, उनकी ना अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी गई है। उन वर्ड्स को जो दूसरे लॉज है ना, जैसे कोई कंपनीज एक्ट है, कोई और अदर एक्ट है, तो उसके अंदर उन वर्ड्स को डायरेक्टली सेंटेंस के बीच में यूज़ किया हुआ है, कहीं पे उनका अच्छे से मीनिंग नहीं दिया हुआ, क्योंकि वहाँ पे अगर ऐसे देने लगेंगे तो फिर वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे एक जनरल क्लॉजेस एक्ट बना दिया है जहाँ पे ना छोटे छोटे वर्ड्स का मीनिंग दिया हुआ है, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है उनको, ठीक है। तो वो क्या है, हमारा डेक्लेरेटरी लॉ है, क्योंकि उसके अंदर ना एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं। रेमेडियल लॉ, एक ऐसा लॉ जो रेमेडीज़ जिसके अंदर सारी लिखी गई हो कि अगर किसी के साथ ऐसे गलत होता है तो उसको ये रेमेडीज़ मिलेंगी, जो लॉ रेमेडीज़ बताए वो रेमेडियल लॉ। अमेंडिंग लॉ, एक ऐसा लॉ जो किसी पुराने लॉ को जो एग्जिस्ट करता है उसे अमेंड कर दे, वो अमेंडिंग लॉ, ठीक है। कंसोलिडेटिंग लॉ, कंसोलिडेटिंग लॉ क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट 2013 है, ये एक कंसोलिडेटेड लॉ है, मतलब इसके अंदर जो इसके पुराने जितने भी पहले के बने हुए हैं, 1956 है और हैं जो भी, वो सब आज भी इसके अंदर समाते हैं। उनको अमेंड नहीं किया है, अमेंड नहीं किया उनको कि वो ख़त्म हो गए और अब उनकी जगह पे एक नया आ गया, ऐसे नहीं है। आज भी उनके जो प्रोविजंस है ना पुराने लॉज के, वो आज भी इसके अंदर है, तो ये कंसोलिडेटेड लॉ है। और अमेंडिंग लॉ वो लॉ होता है, डिफरेंस मैं बता रही हूँ, अमेंडिंग लॉ वो होता है जो अमेंड ही हो जाता है पूरे तरीके से, सब चेंज हो जाता है, वो अमेंडिंग लॉ होता है, ठीक है। एनेबलिंग लॉ, एक ऐसा लॉ जो आपको किसी कार्य को करने के लिए परमिशन दे रहा हो, वो एनेबलिंग लॉ होता है। डिसेबलिंग लॉ, एक ऐसा लॉ जो आपको किसी एक्ट को करने से रोक रहा हो, रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हो, वो डिसेबलिंग लॉ। पीनल लॉ, जिसके अंदर एक ऐसा लॉ जिसके अंदर सारी सजाएं लिखी हुई हैं कि अगर आप ये गलत काम करते हो तो आपको ये सज़ा मिलेगी, ये इतने साल का होगा, ये फ़ाइन होगा वगैरह सब, वो वहाँ पे जहाँ लिखा होता है वो पीनल लॉ। नेक्स्ट है नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरप्रिटेशन, कि क्या ज़रूरत है इंटरप्रेट करने की और इंटरप्रेट करने से होगा क्या, ठीक है। एक केस हुआ था सीफोर्ड कोर्ट एस्टेट्स लिमिटेड वर्सेस एशर। इसके अंदर ये बोला था कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो ना मैथ्स की तरह परफेक्ट नहीं है। मतलब जैसे मैथ्स कितना परफेक्ट है कि 1+1 करेंगे तो हमें पता है 2 ही आएगा, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है ना, उसमें दिमाग लगाने वाली बात होती है कि बोली हुई जो वहाँ पे बात है, लॉ मेकर ने जो लिखी है, वो अपनी बात से ना क्या समझाना चाह रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो लॉ मेकर ने तो लॉ बना दिया, अब पता नहीं वो जिंदा है नहीं है, लेकिन अब हम जब लॉ पढ़ रहे हैं तो हमें नहीं पता ना कि उसने कोई अगर प्रावधान बनाया है तो वो किस सिचुएशन में रह के बनाया है, क्यों बनाया है, ठीक है। हो सकता है तब तो वो प्रोविज़न जो है वो बनाना ठीक लग रहा हो, लेकिन अब हमें लग रहा हो कि नहीं यार इस चीज़ की क्या ज़रूरत थी।
तो ऐसे ना बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं दिमाग में, कभी कभार तो सीधी सीधी कही गई बात भी समझ में नहीं आती। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी इंटरप्रिटेशन ना स्ट्रॉन्ग हो। रूल्स फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। अब स्टैट्यूट्स को समझने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए कुछ रूल्स हैं, दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स। इस वीडियो के अंदर हम प्राइमरी रूल्स के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सेकेंडरी रूल्स के बारे में बात करेंगे। प्राइमरी रूल्स: रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, हिडन रूल और मिस्चीफ रूल, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन एंड रूल ऑफ इडिसडम जनरेस। Secondary rules: strict and liberal construction, expressio unis est exclusio altris. Next, contemporanea expositio est optima et fortissima in league. Next, nocetera socis. रूल ऑफ लेटरल कंस्ट्रक्शन। ये रूल ये बोलता है कि जब भी आप कोई कानून पढ़ रहे हो और आप कहीं पे भी अटक गए, आपको किसी वर्ड का मतलब समझ नहीं आ रहा, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, उस वर्ड को पढ़ो, ठीक है, और उसका ऑर्डिनरी, नेचुरल, ग्रामेटिकल, पॉपुलर या डिक्शनरी मीनिंग देख लो, ठीक है। फिर उसके बाद में ना आपको उसकी इंटरप्रिटेशन आ जाएगी। ये सबसे पहला चीज़ होती है जो हम करते हैं। इसको हम इसलिए बोलते हैं कि ये एक प्राइमरी रूल है। ऐसा ही नहीं होता है हमारी रियल लाइफ में। जब हम कोई किसी की बात सुन लेते हैं, ठीक है, किसी ने कोई बात कही, हमने उसकी बात सुन लिया, उसने बीच में ना कोई इंग्लिश का वर्ड बोल दिया, हमें समझ नहीं आया, तो हम क्या करते हैं, फटाक से फ़ोन उठाते हैं और गूगल करते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या था। तो हम क्या करते हैं, उसका डिक्शनरी मीनिंग देखते हैं, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है, ऐसे ही लॉ में होता है। जब आप लॉ पढ़ रहे हो और आपको किसी वर्ड का ना मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करो कि फटाफट से ना उसका डिक्शनरी मीनिंग देख लो, या नेचुरल या ऑर्डिनरी, ठीक है, या कोई पॉपुलर मीनिंग। पॉपुलर मतलब जैसे जो आपको लगता है कि हाँ इसका मीनिंग ना यही होगा, ये सबसे ज़्यादा बोला जाता है, इस वर्ड का मीनिंग शायद ये होगा, ठीक है। तो ऐसे उसका जो भी बेसिक मीनिंग है आप वो देख लो और आपको इंटरप्रिटेशन आ जाएगी। और सबसे पहला काम हम यही करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है इसके अंदर कि जहाँ पर भी आपको लगे ना कि मैंने जैसे उसका डिक्शनरी मीनिंग तो देख लिया, या ग्रामेटिकल ऑर्डिनरी जो भी है आपने देख लिया, अब आपको लग रहा है कि नहीं यार ये तो ना सही नहीं लग रहा मुझे, इसका ना कुछ जम नहीं रहा, मतलब जो मैंने पढ़ा, और उसका मैंने फिर डिक्शनरी मीनिंग देख लिया। डिक्शनरी मीनिंग देखने के बाद मेरे को ना मज़ा नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है कुछ कमी है, सही नहीं बैठ रहा सेंटेंस में इसका मीनिंग। तो जब आपको ऐसा लगने लगे ना, तो वहाँ पे आप उस डिक्शनरी मीनिंग को फॉलो करना ना बंद कर देना, ठीक है, उससे आगे उसको फॉलो मत करना। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कंपनीज एक्ट 2013 में ना किसी प्रोविज़न के अंदर ना ये लिखा कि आपको अपने शेयर होल्डर्स को ना क्लियर 14 डेज़ का नोटिस भेजना है। अब तो यहाँ पे वर्ड आया क्लियर, ठीक है। अब आपको क्लियर वर्ड का ना मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, आप कंफ्यूज हो रहे हो कि क्लियर मतलब क्या। तो आपने ना डिक्शनरी मीनिंग निकाला है इसका। क्लियर का मतलब आया कि साफ़ सुथरा, ठीक है। तो अब ये थोड़ा है कि आप उसको नोटिस को साफ़ करके दोगे, वहाँ पे से धूल मट्टी हटा के दोगे, नहीं ना। तो मतलब हमने डिक्शनरी मीनिंग लिया तो हमें दिक्कत आई, तो जब ऐसे दिक्कत आए ना तो डिक्शनरी मीनिंग को फॉलो करना बंद कर दो, ठीक है। और यहीं पे से फिर ना एक अगला एक रूल आ जाता है, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। उसका मतलब होता है कि जैसे ही आपको डिक्शनरी मीनिंग से आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको छोड़ के फिर ना अपनी कॉमन सेंस लगाओ कि नहीं, साफ करने से मतलब थोड़ी ना होगा। यहाँ पे क्लियर नोटिस का मतलब सिर्फ इतना था कि बिल्कुल एग्जैक्ट 14 दिन का नोटिस देना है, मतलब एग्जैक्ट 14 दिन का गैप होना चाहिए आज से लेके जो नोटिस, फिर जैसे आपने आज नोटिस दिया उसमें अपने 14 दिन मेंशन किए, तो आज से लेके अगले 14 क्लियर 14 दिन होने चाहिए, ये मतलब है। लेकिन ये रीजनेबल कंस्ट्रक्शन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हिडन रूल और मिसचीफ रूल, ठीक है। इसके अंदर ये क्या बोलता है कि जब भी आप किसी प्रावधान को इंटरप्रेट कर रहे होगे तो आपको ना 4 चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है कि क्या कॉमन लॉ था, ठीक है, मतलब जो भी मिसचीफ चल रहा है क्या उससे रिलेटेड पहले कोई कॉमन लॉ था जो पार्लियामेंट ने पास किया हो, ठीक है। सेकंड, उसके अंदर मिसचीफ क्या है, ठीक है, या फिर अभी हाँ
उसके अंदर मिसचीफ क्या है, ठीक है। और ये आपको फाइंड करना है कि उस मिसचीफ से रिलेटेड वहाँ पे क्या कोई वहाँ पे लॉ बनाया हुआ है उस मिसचीफ से रिलेटेड, ठीक है। थर्ड, आपको ये चीज़ प्रोवाइड करनी है कि जो मिसचीफ हुआ उसके रिगार्डिंग पार्लियामेंट ने क्या रेमेडी दी, ठीक है। फोर्थ, आपको ये देखना है कि रेमेडी देने के पीछे का ट्रू रीज़न क्या था, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक केस हुआ था, एक मिनट, एक ना केस हुआ था, उसका नाम था शायद स्मिथ वर्सेस ह्यूजेस। हाँ, एक केस हुआ था स्मिथ वर्सेस ह्यूजेस। इसके अंदर ना क्या हुआ था कि जो प्रोस्टिट्यूट्स थी वो अपनी बिल्डिंग में खड़े होके एक बिल्डिंग थी और वहाँ पे ना प्रोस्टिट्यूट्स अपना बिजनेस चलाती थी और उस बिल्डिंग के सामने ना रोड थी। तो वो जब प्रोस्टिट्यूट्स अपने अपने रूम से बाहर आ जाती थी ना बालकनी में, तो क्या होता था कि रोड पे जो लोग जा रहे होते थे, ठीक है, वो उनको देख के डिस्ट्रैक्ट होते थे और उनका ना फिर एक्सीडेंट होता था, ठीक है। तो क्या हुआ कि उन्होंने ना केस कर दिया उन प्रोस्टिट्यूट्स के ऊपर कोर्ट में। उन्होंने कहा कि आप इन्हें कहो कि ये ना अपने बाहर ना आए, ये इनको अपना बिजनेस अगर चलाना है तो ये अंदर ही अपना काम करें, ठीक है। वहाँ पे बात एक बारी संभल गई। तो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, हम ना हमारी बिल्डिंग से बाहर नहीं आएंगे, रोड पे नहीं आएंगे हम, ठीक है, हम हमारी बिल्डिंग के अंदर अंदर ही रहेंगे। तो फिर वहाँ पे एक बारी बात संभल गई थी। उसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने ना बिल्डिंग के, तो वो अंदर ही थी, मतलब वो रोड पे नहीं जा रहे थे, अपनी बिल्डिंग को गेट क्रॉस करके वो रोड पे नहीं जा रहे थे, बट वो अपनी बिल्डिंग में ना बालकनी में आके खड़े हो जाते थे, ठीक है। और फिर वहाँ पे अपने बिजनेस को चलाने के लिए कुछ हरकतें करने लग जाते थे। तो फिर से दोबारा जो जाने वाले, जो रोड पे जाने वाले लोग होते थे ना, उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट होने लग गया। तो उन्होंने दोबारा केस डाल दिया कि हमने इन्हें ऐसे ऐसे मना किया था, लेकिन ये फिर भी अब हमें दोबारा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे उन प्रोस्टिट्यूट ने बोला कि हमें तो रोड पे आने के लिए मना किया था हम, लेकिन हम तो हमारी बालकनी में खड़े हैं, वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई स्ट्रीट के अंदर थोड़ी ना आता है, ठीक है, बालकनी। तो उस वक्त पे ना एक एक्ट बना हुआ था, स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट 1959। उस एक्ट के अंदर ना रोड को तो इंक्लूड किया हुआ था स्ट्रीट के अंदर, ठीक है। बट अब बात ये आ गई थी कि अब बालकनी, अब एक मिस्टीफ ऐसा आ गया कि जो बालकनी में अराइज हो रहा है, अब बालकनी को करें या ना करें। तो इसके अंदर ना पहले तो ये देखा हमने कि भाई पार्लियामेंट ने कोई कॉमन लॉ बनाया हुआ है इसके पीछे, हाँ बनाया हुआ है, स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि मिसचीफ क्या है, मिसचीफ क्या है, सेकंड पॉइंट हम ये देख रहे हैं कि मिसचीफ क्या है। मिसचीफ ये है कि ये बालकनी में आते हैं और फिर लोगों का डिस्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। और इस चीज़ के और फिर अब इसकी ना थर्ड पॉइंट पे हम बात करें कि रेमेडी क्या दी। कोर्ट ने ये बोला कि हम अब बालकनी को भी ना स्ट्रीट में ही इंक्लूड कर रहे हैं। पहले बालकनी स्ट्रीट में इंक्लूड नहीं थी, पहले सिर्फ रोड्स इंक्लूड थी, लेकिन मिसचीफ हो रहा था, इसलिए क्या हुआ कि इस मिसचीफ को रोकने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए बालकनी को भी स्ट्रीट में इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो ये रेमेडी पार्लियामेंट ने प्रोवाइड की उन लोगों को, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट, ट्रू रीज़न क्या था उस रेमेडी को प्रोवाइड करने के पीछे। इस बालकनी को हमने, कोर्ट ने उसमें इंक्लूड कर दिया स्ट्रीट में, तो उससे हुआ क्या कि कोर्ट के इंटेंशन ये थी कि जो भी मिसचीफ हो रहा है ना वो कम हो जाएगा। अगर वो उस वक्त पे बालकनी को इंक्लूड ना करते स्ट्रीट के अंदर, तो वो चलता रहता उनका काम और ऐसे एक्सीडेंट होते रहते और मिसचीफ बढ़ता रहता। इसीलिए उन्होंने उस बालकनी को स्ट्रीट के अंदर इंक्लूड कर दिया, तो वहाँ पे मिसचीफ कम हो गया। तो इस तरीके से हमें ना इंटरप्रेट करना होता है कि मिसचीफ कम हो, हिडन रूल मिसचीफ रूल के अंदर। नेक्स्ट है रूल फॉर रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। इसका एक दूसरा नाम भी होता है अट रस मैजिस वालेट क्वाम पेरिएट, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आप अट रस मैजिस वालेट क्वाम पेरिएट को डिफाइन करो या इसके बारे में बताओ, और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन बताओ क्या होता है, ठीक है। इसका पहला मीनिंग है, मैंने बताया था ना कि जब आपको डिक्शनरी मीनिंग, ऑर्डिनरी, पॉपुलर, ग्रामेटिकल, ये सारे मीनिंग आप फॉलो कर रहे हो, लेकिन इसके बाद में आपको ऐसा लगने लगे कि नहीं नहीं,
कुछ ना जम नहीं रहा, कुछ दिक्कत आ रही है, मज़ा नहीं आ रहा सेंटेंस पढ़ने में, कुछ ना प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसके बाद आप क्या है, डिक्शनरी मीनिंग तो ठीक है आपने लगा लिया, उसके बाद आपको जमा नहीं, उसके बाद में ना आप अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो, अपनी कॉमन सेंस लगाओ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहले दिया था कि क्लियर 14 डेज का नोटिस। अब आपने क्लियर वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग देखा, उसका मतलब होता है साफ़ सुथरा, तो उसको पानी से तो धोने से रहे, ठीक है। तो आपने फिर बाद में अपनी कॉमन सेंस लगाई कि अरे नहीं नहीं, इसको ना ऐसा नहीं बोल रहे होंगे कि धोना है नोटिस को, इसका है ना मीनिंग शायद ऐसा होगा कि भाई क्लियर गैप होना चाहिए 14 दिन का जो हम नोटिस दे रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। नॉर्मली वर्ड्स आर इंटरप्रेटेड, हाँ इसके अंदर भी ये लिखा हुआ है कि नॉर्मली, ऑर्डिनरी, पॉपुलर, डिक्शनरी, ग्रामेटिकल, ये सारे मीनिंग के अंदर हम वर्ड को इंटरप्रेट करते हैं। बट हाउएवर एक्सक्लूसिव रिलायंस, बट जब हम ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर रिलाई कर जाते हैं ना, एक्सक्लूसिवली मतलब बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर रिलाई कर जाते हैं, तो कभी कभार ना हमें ट्रू इंटरप्रिटेशन नहीं आ पाता, ठीक है। तो जाके हमें ट्रू इंटरप्रिटेशन आ पाए, हमें हमारे ना कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी डिक्शनरी मीनिंग को। डिक्शनरी मीनिंग लगाने के बाद हमें हमारी कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी ताकि करेक्ट इंटरप्रिटेशन आए और हम कुछ एग्रीड पार्टी को रेमेडीज़ दे सकें। रूल ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, ये रूल ये कहता है कि आपको किसी भी आपको ना लॉ को इस तरीके से इंटरप्रेट करना है कि उसमें दिए गए जैसे जो भी प्रावधान बने हुए हैं ना, उनमें से किसी भी प्रावधान का ना उल्लंघन ना हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ कि मैं नॉर्मल लाइफ का एक एग्जांपल ले रही हूँ कि मेरी मम्मी ने मेरे को कहा कि तुझे ना 9 बजे से पहले घर आ जाना है, ठीक है, और मेरे पापा ने मुझे कहा कि तुझे 8 बजे से पहले घर आ जाना है। तो अब मेरे पास ना मेरे ऊपर ना दो प्रावधान अप्लाई हो रहे हैं, एक तो 8 बजे से पहले घर आ जाना, एक 9 बजे से। अब क्या है कि मैं किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं कर सकती। अगर मैं 9 बजे घर आती हूँ तो मेरी मम्मी की बात तो ठीक है रह जाएगी, लेकिन मेरे पापा ने जो मेरे ऊपर प्रावधान लगाया है वो उस चीज़ का उल्लंघन हो जाएगा। और अगर मैं 8 बजे घर आ जाऊँ तो मेरे पापा की भी हो गई और मेरी मम्मी की भी हो गई, किसी भी प्रोविज़न का उल्लंघन नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया, एक मिड वे निकाला कि भाई अगर 8 बजे घर जाती हूँ तो दोनों की रह जाएगी, 9 बजे जाऊँगी तो मेरी मम्मी तो खुश हो जाएगी लेकिन मेरे पापा नाराज़ हो जाएंगे। तो रूल ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन भी यही कहता है कि आपको किसी भी प्रावधान को ना नाराज़ नहीं करना, सारे प्रावधान को खुश रखना है, ठीक है। एक ऐसा मिड वे निकालो कि सारे प्रावधान की वहाँ पे मान्यता हो, हम हर प्रावधान को मान रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि हेड ऑफ क्लैश हो जाता है, मतलब लड़ाई झगड़ा टाइप वहाँ पे अराइज हो जाता है, ठीक है। कोई प्रावधान तो कुछ बोल रहा होता है, कोई प्रावधान कुछ बोल रहा होता है, समझ नहीं आता उसकी बात माने या उसकी बात माने। जैसे मम्मी क्या कह रही है यहाँ घूमने जाना है, पापा कह रहे हैं वहाँ घूमने जाना है, तो क्या करें, मिडवे ये निकलेगा भाई दोनों जगह चले जाओ। तो ऐसे ही हमें लॉ में करना होता है कि कोई दो प्रावधान है, वो दो अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, तो हमें ना मिडवे निकालना पड़ेगा कि हम उसकी भी बात मान लें और हम उसकी भी बात मान लें और कोई भी ना प्रोविज़न का उल्लंघन ना हो, ठीक है। अगर आपने कुछ ऐसा इंटरप्रिटेशन कर दिया ना जिसके अंदर एक प्रावधान की मृत्यु हो रही है, या कह सकते हो एक प्रावधान डेड हो रहा है, मतलब आप उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे, आपने ऐसा कुछ इंटरप्रिटेशन कर दिया, तो वो हारमोनियस कंस्ट्रक्शन नहीं कहलाएगा। जैसे आप 9 बजे घर पे आए तो आपने अपने पापा की कही गई बात तो नहीं रखी ना, आपने तो अपनी मम्मी की बात को खुश कर दिया, पापा ने कहा था 8 बजे आ जाओ, तो पापा नाराज़ हो गए, उनका प्रावधान तो कोई मान्यता मिली नहीं, तो आपको ऐसे इंटरप्रिटेशन नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट, रूल ऑफ इजस्टम जनरिस, इसका मतलब होता है, इजस्टम जनरिस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले कि एक ही तरह के मतलब ऑफ द सेम काइंड ऑफ स्पीशीज, ठीक है, मतलब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, मतलब भाई बहन, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इतना याद रख लो कि ऑफ द सेम काइंड ऑफ स्पीशीज, एक जैसे। व्हेन लो लिस्ट स्पेसिफाई थिंग्स एंड देन जनरल थिंग्स। अच्छा, कभी कभार क्या होता है ना, लेकिन लॉ के अंदर ना जैसे ऐसे किसी प्रोविजंस के अंदर ना ऐसे बोल दिया गया होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स दे दिए, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया, जैसे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है कलर्स का, ठीक है, जैसे मैंने ना कलर्स का नाम दे दिया, ये मैं एक नॉर्मल एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, इससे समझने की कोशिश करना, ठीक है। रेड, ब्लू, ग्रीन, ठीक है, और फिर मैंने बोल दिया एटसेट्रा। तो रूल ऑफ इजस्टम जनरिस के अंदर क्या होता है कि लॉ के अंदर जब कुछ स्पेसिफिक थिंग्स दे रखी हैं, साथ में उसके प्लस जनरल थिंग दे रखी है। स्पेसिफिक थिंग क्या होता है, जहाँ पे आपने स्पेसिफिकली बोल ही दिया
कि कलर है ना, कलर आपने बोल ही दिया कि रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, फिर बाद में आपने एटसेट्रा लगा दिया, वो क्या हो गया, जनरल थिंग। जनरल मतलब जो वहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, वो आपको खुद समझना पड़ेगा कि जनरल क्या, ठीक है। स्पेसिफिक का मतलब होता है जो वहाँ पे बता ही दिया। जैसे मैंने समझ लो पेट एनिमल्स में वहाँ पे मैंने ये बोल दिया कि डॉग्स, ठीक है, बफलोज, कैट्स एट्सेट्रा, तो वहाँ पे स्पेसिफिक क्या हो गया, डॉग्स, बफलोज, कैट्स, और जनरल वर्ड क्या हो गया, एट्सेट्रा। स्पेसिफिक क्यों हुआ वो, क्योंकि वहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली बोल ही दिया ना कि डॉग्स, कैट्स, वहाँ पे आपको सोचने की तो ज़रूरत नहीं है, मैंने स्पेसिफाई कर दिया। जिन वर्ड्स को स्पेसिफाई ही कर दिया वो होता है स्पेसिफिक वर्ड्स, और जिन वर्ड्स को वहाँ पे मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, मैंने दिया सो ऑन एट्सेट्रा, तो वो होते हैं जनरल वर्ड्स, उन्हें हमें समझना पड़ता है, इसीलिए इसको इंटरप्रिटेशन के अंदर डाला गया। क्योंकि कभी कभार लॉ में ऐसी बातें कही गई होती हैं प्रोविजंस के अंदर, वो सो ऑन क्यों लगाते हैं, कुछ वर्ड्स को स्पेसिफाई करके सो ऑन क्यों लगा देते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसे सारे लिस्ट लिखने बैठ जाएंगे, अब कलर्स हैं, कलर्स तो पता नहीं कितने हैं, मैं सारे कलर्स लिखने बैठ जाऊँ, रेड, ब्लू, ग्रीन, ये वो, ठीक है, तो कितना लंबा हो जाएगा लॉ। इसलिए हम क्या करते हैं कि कुछ हमने एग्जाम्पल्स दे दिए, जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, फिर हमने एटसेट्रा लगा दिया, मतलब लॉ पढ़ने वाला खुद ही समझ जाएगा ना कि भाई एटसेट्रा मतलब क्या। भाई एटसेट्रा से पहले जब हम कलर्स की बात कर रहे हैं तो एटसेट्रा में भी हम कलर्स की बात करेंगे ऑब्वियसली। तो वही ये रूल कहता है कि जैसे जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं और कुछ जनरल वर्ड्स हैं, अब स्पेसिफिक वर्ड्स को तो बोल दिया, अब जनरल वर्ड्स को वहाँ पे नहीं बोला हुआ, तो जनरल वर्ड्स का मतलब भी वही होगा जो स्पेसिफिक वर्ड्स का मतलब होगा। जो जनरल वर्ड्स होंगे वो भी उन स्पेसिफिक वर्ड्स का ही कलर ले लेंगे, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि जनरल वर्ड्स का मतलब क्या। अब जैसे मैंने ये बोल दिया, कुछ कलर्स का नाम दे दिया, रेड, ब्लू, ग्रीन एट्सेट्रा, तो एट्सेट्रा के अंदर भी कलर्स ही आएंगे, जैसे पर्पल, येलो एंड सो ऑन, ठीक है। अब मैंने कुछ पेट एनिमल्स का नाम दे दिया, जैसे डॉग, बफलो, कैट एट्सेट्रा, तो एट्सेट्रा में भी आगे पेट एनिमल्स ही आएंगे, उसके अंदर टाइगर तो आने से रहा, ठीक है, उसको घर पे कोई कौन क्यों ही पालेगा, तो वहाँ पे टाइगर तो आने से रहा। तो मैंने अगर पेट एनिमल्स, आप ना ये देख लो कि जो वर्ड्स ना स्पेसिफाई किए हुए हैं उनकी क्लास क्या है। क्लास मतलब कुछ एक क्लास होती है ना, कि जैसे पेट एनिमल्स, कलर्स, फूड, ठीक है, वेजिटेबल्स, ऐसे ही ना कुछ क्लासेस होती हैं। अब आप ना स्पेसिफिक वर्ड की ना क्लास देख लो, क्लास क्या है, ठीक है, तो जर्नल वर्ड भी ना उसी क्लास को ही फॉलो करेगी। अगर पेट एनिमल्स पहले बोले हुए हैं, ठीक है, तो जर्नल वर्ड्स का मतलब भी, मतलब उसमें भी सारे पेट एनिमल्स ही आएंगे। कलर्स लिखे हुए हैं तो इसका मतलब एटसेट्रा का मतलब भी सारे कलर्स ही आएंगे। फ्लावर्स लिखे हुए हैं तो एटसेट्रा का मतलब भी आगे सारे फ्लावर्स ही आएंगे, ठीक है, ये होता है इसका मतलब। तो रूल ऑफ एजम्पशंस एंड रिस्क क्या बोलता है कि अगर कोई स्पेसिफिक वर्ड्स हैं और उसके बाद कुछ जनरल वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, तो आपको जनरल वर्ड्स के अंदर ना स्पेसिफिक वर्ड्स का ही मतलब लेके आना है। जो स्पेसिफिक वर्ड्स जिस क्लास के ऊपर बात कर रहे हैं ना, जनरल वर्ड्स भी उसी क्लास के वर्ड्स को ही इंक्लूड करेंगे। ये ऑब्वियस बात है, ये इस रूल बोलते हैं कि ये आप चीज़ समझ लो कि जनरल वर्ड्स भी स्पेसिफिक वर्ड्स का ही कलर लेंगे, उनका मतलब भी वही होगा, बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्टली उनका कलर आपको जनरल वर्ड्स को दे देना है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही था। आई होप आप सबको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।